अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी वो सब बेसिक थी। अब जो है, जो मेन इसका काम है वो विच इज लाइक के बाकी वाटर एब्जॉर्प्शन हो गई, सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन हो गई, लेकिन जो पहुंचता है जहां पर, जो मेन गोल था, द मेन प्रोसेस जो है वो है ट्रांसपायरेशन का। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपायरेशन। ओके, एंड ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस है बेसिकली। अभी हम जो बात कर रहे थे, लाइक आपने अभी इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह में भी अभी तक ये चीजें एब्जॉर्प्शन हो रही थी कि चीजें बाहर से अंदर से बाहर एब्जॉर्ब की जा रही हैं, कि भले पानी प्लांट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट इट्स ऑल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन में एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रूट से लेकर वाटर जो है वो ऊपर तक मूव करता है, जो कि मतलब जहां उसकी जरूरत, ठीक है, ऊपर से मेरा मतलब ये है कि लीव्स और स्टेम्स और ब्रांचेस और जहां पर इसकी जिस वाटर की और सॉल्ट्स की जिन एरियाज में जरूरत है वहां तक वाटर को पहुंचाया जाए। अब अगर ये काम भी हम करते हैं कि ये डिफ्यूजन से हो जाए, उस तरह से हो, तो बहुत टाइम लगता है उसमें, और वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। ऊपर लीव्स तक तो बहुत ही मुश्किल से पानी पहुंच पाता है, बिकॉज बीच में इतने सारे सेल्स होते हैं, उन सब में इक्वली मतलब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के साथ नहीं हो पाता। तो इसलिए एक प्रोसेस हमारे पास है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाता है, और मतलब इसमें बेसिकली पुल होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रांसपिरेशन पुल इसको रेफर किया जा रहा होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी आए तो प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा, ये मैं एक डायग्राम मिस कर गई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये इस तरह पूरा प्लांट होता है, ऊपर आपको दरख्त नजर आ रहा है, नीचे उसकी रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं। इन रूट्स में इस तरह देखो, ये एक रूट की ब्रांच है जो कि पानी तक जा रही है सॉइल में। ये सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, वाटर है उनमें, एयर है थोड़ी सी, और कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी होंगे। अब ये जो वाटर है ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो ब्रांच की सारा जो सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है उससे एब्जॉर्ब होकर ब्रांच के अंदर आएगा और ब्रांच से ऊपर चला जाएगा। Alright, now let's start with transpiration. You have learned that plants absorb water from the soil by the roots. ठीक है, सारे plants जो हैं वो पानी को absorb करते हैं रूट से। This absorbed water moves in the aerial parts of the plant, from where the most of this water, approximately 99%, has been lost in the form of vapors into the atmosphere. पानी जो है, जो इतनी मेहनत सारी पूरा एब्जॉर्ब किया गया है, जो एब्जॉर्ब होता है, वो उनमें से 99% जो पानी है वो एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स की फॉर्म में हवा में वो लाइक वो मूव कर जाता है और बिल्कुल मतलब लॉस्ट हो जाता है। एक सारा आप जो है ना उसको आप कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में वेपर्स की फॉर्म में पूरा पानी उड़ जाना। सो इसको मतलब इवेपोरेशन भी नहीं कहेंगे, यानी उड़ना भी नहीं कहेंगे कि ऐसे उड़ गया। ये प्रोसेस को कहते हैं ये ट्रांसपायरेशन हो रही है, कि प्लांट से जो वाटर था वो ऊपर अगर एयर में एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो रहा है, उसको कहीं
उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ऑलराइट, सो अब ये जिस तरह से पानी इन्वायरमेंट में लॉस होता है उसका, इसको कहते हैं हम ट्रांसपायरेशन। 90% ऑफ दिस लॉस अकर्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट मेनली इन द लीव्स एंड सम अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब स्टोमेटा का हमने जिक्र पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के अंदर, जो टिश्यूज वाला चैप्टर था ना, चैप्टर 5, उसमें हमने डिस्कशन की थी थोड़ी बहुत उसकी। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा लीव्स के ऊपर मौजूद थोड़े से 2 सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स की तरह, जो कि जब उनको एयर एब्जॉर्ब करनी होती है चीजें वाटर में, मतलब इस एयर में एक्सट्रीम मूवमेंट करवानी होती है, तो ये अपने थोड़ी सी जगह से खुलते हैं, गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे या इस तरह से वाटर वेपर और गैस उसको अपने पास से लूज करवाएंगे, बंद हो जाता है। तो स्टोमेटा से 90 बाकी वाटर वेपर्स हैं जो हवा में जा रहे हैं, वो स्टोमेटा से होते हैं मेनली, और इसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। सम अदर अमाउंट ऑफ दिस अब्सॉर्ब वाटर 7 to 9, बाकी जो 7 to 9% हो रही है थोड़ी सी, वो जो है वो ऐसे ही सरफेस के ऊपर से, जो क्यूटिकल था, क्यूटिकल आपको याद है ना, वैक्सी सरफेस थी जिसमें मैंने कहा था कि ये वाटर लॉस प्रिवेंट करता है। तो कभी ज़ारे अब पूरा तो नहीं, कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत वहां से वाटर भी निकल जाता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा 7 to 9% होता है। अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर लेस देन 3%, बाकी जो 3% से भी कम है, वो लेंटिकल्स से निकलता है, जो कि लेंटिकल्स क्या होते हैं? कुछ स्कार्स लाइक रीजन्स होते हैं जो आपकी लीफ के ऊपर, कभी देखा है लीफ के ऊपर या स्टेम के ऊपर, लीफ स्टेम होती है बेसिकली जो पत्तों से नीचे जाने वाली जो स्टिक सी होती है, दैट। तो स्टेम और लीफ पर जो छोटे छोटे स्कार्स कहीं बन जाते हैं, लगता है कट्स लगे हुए हैं, उन पे, या इवन आपको उसके अंदर से थोड़ा सा फ्लैश सा नजर भी आ रहा होता है लीफ के अंदर का, तो वो जो जगह होती है स्कार, उसको हम कहते हैं लेंटिकल्स। तो उन लेंटिकल्स से कुछ वाटर वेपर्स जो हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और ट्रांसपायर हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। और ये टाइम से भी कम टाइम होता है, लेकिन सबसे कम इससे वो होती है, और बाकी जो है वो आपकी स्टोमेटा और क्यूटिकल से होती है। फिर हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस क्या उसके ऊपर के, पहले हाँ, क्या इसका काम क्या है, फायदा क्या है, क्यों ये जो है ट्रांसपिरेशन जरूरी है। ट्रांसपिरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस फॉर द प्लांट as it not only provides cooling to the plant but also helps to absorb the water and dissolve minerals and to move them in upward direction to the leaves। बेसिकली ट्रांसपिरेशन में इसका मतलब ये नहीं है, ट्रांसपिरेशन का अगर आपको समझ सुन के ये लग रहा हो कि इससे सिर्फ वाटर लॉस हो रहा है, नहीं, ये वाटर लॉस तो हो जाता है, मैंने इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, मगर मेनली जो काम है ट्रांसपिरेशन का वो ये है कि इससे ये वाटर मूव करता है रूट्स वाले एरिया से टू द लीव्स वाला एरिया। ठीक है ना, नीचे से ग्राउंड से बिल्कुल जो रूट सिस्टम था वहां से शूट सिस्टम तक, जो कि अपर एरिया में था, जैसे लीव्स एंड ऑल स्टेम्स, वहां तक जो पानी जाता है आपका एब्जॉर्ब ऊपर तक होता है, उसको हम कहते हैं, वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है बेसिकली। सही, अब ट्रांसपिरेशन से, बिकॉज जैसे मैंने होम्योस्टेसिस में बताया था आपको, जब हम होम्योस्टेसिस पढ़ रहे थे कि अगर बॉडी इवेपोरेट स्वेट इवेपोरेट होती है, आपकी स्वेटिंग जो होती है, हमने कहा था कि अब भले बहुत धूप में बैठे हो, गर्मी में पसीना आ जाए, या जिम किया या एक्सरसाइज की हो, तो उसके बाद स्वेटिंग जो होती है, वो स्वेटिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज आपकी बॉडी को कूल डाउन करवाती है, बॉडी अंदर से गर्म हो जाती है, अंदर की जब गर्म होती है तो वो उसके बाद जो वाटर है, मतलब आपका बॉडी की हीट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट मेनली बाहर निकलती है, एंड वो उसको हम कहते हैं स्वेटिंग। ठीक है, तो वैसा ही प्रोसेस जब प्लांट्स में होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। कि ट्रांसपिरेशन से मतलब प्लांट्स, इट्स नॉट है कि गर्मी लग रही होती है उनको, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने वाटर यूज कर लिया जितना चाहिए था उनको, ऊपर तक पहुंच गया, उसके बाद कूल डाउन करने के लिए प्लांट्स को खुद भी, तो ये वाटर जो है वो इस तरह से ट्रांसपिरेशन के तौर पर निकल जाता है, मतलब यूज कर जितना आपको चाहिए था उतना ले लिया, सारा वाटर स्टोर नहीं होता, उनमें से 99% जो है वो निकल जाता है, लाइक वो एवेपोरेट हो जाता है या इसको ट्रांसपायर कर जाता है। तो इसलिए जो है इसका ये फायदा भी है कि वो कूलिंग करने में हेल्प करता है प्लांट की। Therefore, without transpiration plants are unable to survive। अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे प्लांट, बिकॉज उनके अंदर इतना पानी तो भर जाएगा, और प्लस वो उनके अंदर जो है ना सारी टॉक्सिक चीजें और जो गर्मी सब चीजें हैं वो सब उनके अंदर भरी रहेंगी। On the other hand, transpiration is generally regarded as disadvantageous as it shows great loss of absorbed water. So, an unchecked excessive transpiration can lead to the wilting, loss of turgor, and ultimately death of the plant. Basically, कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसके नुकसानात भी हैं। और नुकसान क्या है एक मेन, कि बहुत ज़्यादा अगर पानी जो है आपका वो लॉस उसको मतलब निकल जाएगा प्लांट से, तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मतलब ज़्यादा अनचेक्ड अमाउंट में हो रहा है कि मतलब कोई प्रॉपर इसकी होम्योस्टेसिस या रेगुलेशन नहीं हो रही, तो प्लांट जो है विल्टिंग हो जाएगी। विल्टिंग कहते हैं मुरझा जाने को। कभी अगर आपने देखा हो गर्मियों में, स्पेशली पाकिस्तान या अगर दुबई से एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है,
वहाँ पर जो प्लांट्स अपने घर में लगे होते हैं, वो एट टाइम्स अगर प्रॉपर्ली केयर ना की जा रही है उनकी, मतलब बाकायदा जिस तरह की केयर होती है, उसके ना होने की वजह से प्लांट्स बिल्कुल ही आपको लगता है कि मुरझा गए हैं और बिल्कुल मतलब डल्स हो जाते हैं कि नीचे की तरफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाएँगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं विल्टिंग हो गई है। असल में प्लांट्स जो हैं थोड़े से अपराइट और ऊपर की तरफ स्ट्रेट होने वाले होते हैं। वरना लेकिन अगर वो बिल्कुल डल हो जाएँ, नीचे की तरफ झुक जाएँ प्लांट्स, तो दैट इज़ कॉल्ड विल्टिंग, और विल्टिंग से डेथ हो जाती है प्लांट्स की। सो इसलिए दिस इज़ व्हाट हैपेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब पहले चाहिए पढ़े थे रिलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन विद लीफ सरफेस एरिया। अब ज़ाहिर है लीफ का सरफेस एरिया है उसका भी लिंक है ट्रांसपायरेशन से, और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का भी लिंक है ट्रांसपायरेशन से। अब वो लिंक क्या है? अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लीफ का, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। सही है, बिकॉज कम सरफेस एरिया में कम एक्सपोज्ड एरिया है जो ट्रांसफायर करेगा, और स्टोमेटा जब ओपन होंगे तब उनकी ज़्यादा होगी, क्लोजिंग होगी तो क्लोज होंगे स्टोमेटा, तो कम ट्रांसपायरेशन होगी। अब यही बात हम यहाँ पे जो लिखी है इसको पढ़ लेते हैं देखो। एज यू हैव लर्न द ट्रांसपायरेशन इज मेनली occurring through the stomata which are present on the leaf surface. So the plants having large surface area of the leaves having more stomata show greater rate of transpiration as compared to the plants having narrow and reduced surfaces of the leaves having less stomata. सही है, जिनमें कम स्टोमेटा है, जिनमें कम सरफेस एरिया है, उनमें कम ट्रांसपायरेशन होगी। जिनमें ज़्यादा सरफेस एरिया है, लाइक बड़े पत्ते हैं जिसके, और जैसे अगर आपने अपने आस-पास देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे मनी प्लांट्स वगैरह, या अलग से भी कुछ बनाना लीव्स वगैरह, उनमें बहुत बड़े-बड़े सरफेस एरिया होता है। तो उनके अंदर ट्रांसपायरेशन का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑलराइट, और इस एज़ कम्पेयर टू जो मिंट लीव्स है, छोटे वाले जो पत्ते जो प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल लाइक छोटे-छोटे पत्तों वाले, उनके अंदर कम ट्रांसपायरेशन होगी। सिमिलरली मोर ट्रांसपायरेशन इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन डे टाइम। ये डे टाइम होना चाहिए, डेट नहीं है। डे टाइम देन नाइट एज द स्टोमेटा आर वाइडली ओपन ड्यूरिंग द डे एंड नियरली क्लोज एट नाइट। ज़्यादा दोपहर में स्टोमेटा खुले होते हैं, उनको ऑक्सीजन भी अंदर लेनी होती है। वो अपने दिन भर में फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो इससे दोपहर में दिन के टाइम पर ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, और रात में जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो कम ट्रांसपायरेशन होगी। अब ये मेन चीज़ है, और इसी के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम्स में। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अभी गौर से सही से पढ़ते हैं। तो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन जो है यही प्रोसेस जिसमें पानी वाटर जो है उस लीव्स प्लांट से इवेपोरेट हो रहा है, वेपर सी फॉर्म में लॉस हो रहा है, वो जो प्रोसेस है वो कुछ चीज़ों से अफेक्टेड है। कुछ चीज़ों में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स बेसिकली, भले टेम्परेचर हो जाए, विंड हो, ह्यूमिडिटी, आपकी लाइट, ये सारी चीज़ें इनके थ्रू पता किया गया है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है कि इनसे कुछ फ़र्क पड़ता है ट्रांसपरेशन पर। अब वो क्या फ़र्क होता है ये भी हम देखेंगे एक-एक करके, बट ऑब्वियसली अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछूँगी, भले अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ, लाइक अभी हमने ये टॉपिक अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है सुनकर क्या दिमाग में आता है कि अगर बहुत गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा धूप होगी, तो क्या होगा? वही चीज़ होगी जो कि अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी स्वेटिंग वाली, जो हमने होम्योस्टेसिस में बात की थी, कि जब होती है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है स्पेशली समर्स में, तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, बिकॉज़ प्लांट को भी कूल डाउन करने के लिए एक क्विक मेथड चाहिए होता है, एंड प्लांट्स कूल डाउन कैसे करते हैं? वो भी ट्रांसपायरेशन से करते हैं। तो उनके अंदर टेम्परेचर बढ़ने से जिस तरह अगर सनी दिन होगा कोई, या जब बहुत गर्मियाँ होंगी, तो उसमें ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़नी चाहिए, बिकॉज़ उससे फिर अगेन विल्टिंग हो जाती है। फिर विंड की वजह से भी क्या होता है कि विंड अगर ज़्यादा हवा चल रही है तो प्लांट से वाटर वेपर्स खुद ही उड़ के चले जाएँगे। तो ये एक फ़र्क होता है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी, अगर आप कराची में रहते हैं, यू वुड नो मच वेल, कि बहुत पसीना आना, जिसमें मौसम में आपको लगता है कि बहुत मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मियों में स्पेशली होता है जो चिपचिप वाला, अगर हम कहते हैं कि मौसम हो गया है कि बस हर वक़्त पसीना आया जा रहा है, और बस गर्मी में मतलब इट्स वेरी
मॉइस्ट ह्यूमिड गर्मी होती है कि आपको अपने आप से मतलब अजीब सा लग रहा होता है। एक ह्यूमिड गर्मी होती है और एक होती है ड्राई समर्स। तो ड्राई गर्मी जो होती है उसमें मतलब सिर्फ आपको वार्म विंड लग रही होती है लेकिन पसीना नहीं आ रहा। तो उस वो कहते हैं उसको लो ह्यूमिडिटी है। और जब पसीना आ रहा होता है, जब बहुत ऐसी मतलब मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट में, तो उसको हम कहते हैं कि इसमें मोर ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी यानी कि अगर आपके एनवायरनमेंट में ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे, हर वक्त ज्यादा मतलब मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो क्या होगा बेसिकली, अगर मैं बेसिक बात करूँ तो इन ज्यादा वेपर्स होने से ज्यादा, बिकॉज वही बात होती है हर चीज में, डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है क्या हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है ना कोई भी चीज। तो अगर प्लांट के अंदर ज्यादा पानी था और वो बाहर कम था तो वाटर वेपर्स बाहर जाएंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी बाहर इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ज्यादा वाटर वेपर्स ऑलरेडी हैं, तो प्लांट के अंदर से वाटर वेपर्स बाहर ट्रांसपेरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि वेपर्स जो हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं जा पा रहे होंगे। लोअर कॉन्सेंट्रेशन उनकी प्लांट्स इन इटसेल्फ होंगे और बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वाटर वेपर्स। सो इस तरह से ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है तो ट्रांसपेरेशन कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी जब कम होती है तो ट्रांसपेरेशन बढ़ जाती है, बिकॉज आपको बाहर इन्वायरमेंट में पानी कम मिल रहा होता है, तो प्लांट्स जो है वो अपनी तरफ से ट्रांसपेरेशन करके वाटर को बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी ये मैंने बिल्कुल क्लियरली समझाया, डिटेल में नहीं समझाया, मैं बिल्कुल बेसिक अभी बातें कर रही हूँ, अभी मैं इसे डिस्कशन कर रही थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग पार्ट एंड समझाना। The rate of transpiration is influenced by several environmental factors like temperature, wind and humidity. ऐसा यहाँ पे humidity लिखा है, misprinting है, humidity होगा, humidity होना चाहिए। The rate of transpiration can be measured by using a simple apparatus called the photometer. ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, इसके थ्रू आप देख सकते हैं ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होता है, which is shown in diagram. Students under the guidance of the teachers should plan simple experimental activities. अच्छा बेसिकली अगर आप लोग अगर फोटोमीटर एक होता है स्कूल्स वगैरह में मौजूद, शायद आप लोग अभी तो शायद इस साल नहीं हो रहे होंगे लैब एग्जाम्स, मे भी अगले साल होंगे तो शायद करें आप लोग। लेकिन इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक पानी का बीकर आपने रख लिया, बीच में एक कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब कहते हैं बिल्कुल उसमें खाली सी एम्प्टी ट्यूब होती है स्ट्रॉ की तरह की, बस ये ग्लास की बनी हुई होती है, और बीच में एक एयर बबल है, यानी कि हल्का सा आपने उस पर एयर ब्लो की एंड वहीं पे छोटा छोटा सा बबल बन गया, उसको स्ट्रॉ को इस तरह से बीच में कर दिया। यहाँ पर भी एक बीकर की तरह की चीज है, ये इसमें पानी है और यहाँ पे प्लांट की शूट रख दी है। अब इसका होगा ये कि अगर ज्यादा एयर और वाटर वेपर्स बन रहे होंगे तो वो चीजें जो है इधर तक पानी का जो क्वांटिटी है वो इधर नहीं, बेसिकली ये बीकर की क्वांटिटी कम हो जाए, बीकर में पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, बिकॉज प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करके और वाटर वेपर्स इन्वायरमेंट में फेंक दे रहा होगा। ठीक है, लाइक वाटर लॉस हो रहा होगा। सो अगर वाटर लॉस ज्यादा होता है तो इस इन्वेस्टिगेशन से, इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या चलता है कि अगर थोड़े टाइम बाद यानी कुछ घंटों बाद आपके बीकर का पानी बिल्कुल कम रह जाए, अगर कम रह जाएगा तो उसमें हम यही बात कहेंगे कि इसका मतलब प्लांट ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया और वो जो सारा बाकी पानी था जो एब्जॉर्ब कर रहा था वो उसको इन्वायरमेंट में वाटर लॉस हो रहा था। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि क्या इन चीजों का क्या इफेक्ट होता है ऑन प्लांट्स, on transpiration. Okay, so on a sunny day with strong sunlight the air temperature rises and this increase in temperature lowers the humidity in the air. यानी कि जब कभी बहुत गर्मी हो, सनी डे हो, सूरज ज्यादा हो, तो उसमें टेम्परेचर जो है एयर टेम्परेचर वो बढ़ जाता है और उस टेम्परेचर के बढ़ने से ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी मीन्स कि एयर में मॉइस्चर होना, एयर में वाटर वेपर्स का मौजूद होना, तो वो चीज कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट मोर वाटर वेपर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लांट मेसोफिल सेल्स which leads to higher rate of transpiration. Again वही डिफ्यूजन वाली बात हो गई कि एनवायरनमेंट में जब आपका वाटर वेपर्स कम हुए, एनवायरनमेंट में कम हो गए, तो आपके जो प्लांट है उसने कहा कि अच्छा ठीक है, प्लांट के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स है एज कम्पेयर टू द एनवायरनमेंट, तो प्लांट जो है वो अपने वाटर वेपर्स जो है वो बाहर यानी कि इवेपोरेट करके उसको एनवायरनमेंट में दे देता, ताकि जो है बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी इतनी कम ना रहे। ठीक है, इसलिए अब जब बहुत गर्मियां हो गई हैं, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्लांट्स लगाने को कहा जा रहा है बार बार, क्योंकि उसकी वजह से बहुत लाइक ह्यूमिडिटी भी कम होगी है एंड ऑल्सो टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है। जब टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है तो उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो गई है, तो जितने ज्यादा प्लांट्स हम लगाएंगे उतनी ट्रांसपिरेशन अगर मतलब होती जाएगी। सो प्लांट्स आपका एनवायरनमेंट जो है ओवरऑल थोड़ा सा टेम्परेचर लोअर होगा उससे। Okay, which leads to a high temperature rate of transpiration. For every 10 degrees increase, for every 10 degrees Celsius increase in temperature, the rate of transpiration roughly doubles.
ये कह रहे हैं कि अगर हमने टेम्परेचर फॉर एग्जांपल आपका 10 डिग्री सेल्सियस अभी हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसमें जितनी टेम्परेचर आपका जितना ट्रांसपायरेशन होगी उससे कम्प्लीटली डबल ट्रांसपायरेशन हो रही होगी अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, और उससे डबल होगी अगर 30 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होती है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, बिल्कुल लाइक होती है, हम ये कह सकते हैं कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी डबल होती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट तक आकर डबल होती है। ऐसा नहीं है कि आपका टेम्परेचर बहुत ही बढ़ता जाए 50-60 में चला जाए और हम कह रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन हो रही है, उसमें नहीं होती, उसमें प्लांट्स जल जाते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ऐसे अगर हीट वेव्स जब होती हैं तो उनमें ऐसा नहीं है कि प्लांट्स की ट्रांसपायरेशन ज्यादा बढ़ जाए, उनमें प्लांट्स की ट्रांसपायरेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बिकॉज प्लांट्स ऑलमोस्ट देयर नियर डेथ सिचुएशन में आ जाते हैं और उनको खुद भी जरूरत होती है वाटर की। ऑलराइट, it becomes very high, around 40 to 45 degrees centigrade. It causes the stomata on plant leaves to close. अगर 40-45 डिग्री से टेम्परेचर चला जाए तो प्लांट्स के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स पे वो बंद हो जाते हैं, और उनकी बंद होने से जो प्लांट्स कोशिश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा पानी बचा सकें अपने लिए उतना बचा सकें, बिकॉज ये ना हो कि इतना भी मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाए ना पानी और फिर आप खुद ही प्लांट मर जाए। If these higher temperatures persist for an extended period and the soil doesn't have enough water, the plants may start to wilt and could eventually die. तो यानी जब बहुत गर्मियां होती हैं, हीट वेव जब आ चुकी होती हैं और बहुत मतलब बिल्कुल गर्मियां कई कई हफ्तों महीनों चल रही होती हैं, तो उसमें इवेंचुअली प्लांट्स मर जाते हैं क्योंकि सोयल में भी उतना पानी नहीं रहता और ओवरऑल जो है मतलब आपका कोई बेहतरी नहीं आ रही होती टेम्परेचर में, और उससे बिल्टिंग हो जाती है और डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर हम आते हैं इफेक्ट ऑफ विंड एंड ह्यूमिडिटी। तो विंड का क्या इफेक्ट होता है? विंड बेसिकली होती है मूविंग एयर, सही है। विंड में और एयर में क्या डिफरेंस है? तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस विंड इज लाइक द मूविंग, और जो हवा चलने वाली हवा होती है उसको विंड कहते हैं, मूविंग एयर है ये। एंड इट स्पीड ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब विंड ज्यादा होगी, जब ज्यादा एयर मूव कर रही होगी तो डिफ्यूजन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज हवा में ज्यादा मतलब उसके साथ बेसिकली जो प्लांट के लीफ के ऊपर वाटर वेपर्स होंगे वो खुद ही विंड उनको लेके चली जाएगी और लाइक इवेपोरेट खुद ही हो जाएंगे हवा इसमें। तो इस अगर कभी देखा आपने कि अगर आप बहुत इवन कभी कपड़े सुखाते हुए देखा हो घर में कि अगर बहुत अच्छी तेज हवाएं चल रही हो तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो आपके गीले कपड़े होते हैं उनमें लाइक वाटर भरा हुआ होता है और विंड की वजह से वो विंड लाइक पानी को बहुत तेजी से इधर उधर हवा में झोल रही होती है, एंड उससे आपको जो एज कम्पेयर टू अगर हवा नहीं चल रही होगी तो जितना देर में कपड़े सूखेंगे उससे कहीं ज्यादा तेजी से सूखते हैं कपड़े अगर हवा चल रही हो, बिकॉज उससे आपकी इवेपोरेशन बढ़ जाती है और वाटर मॉलिक्यूल साथ में मूव कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑन द सर्फेसिस ऑफ मेसोफिल सेल्स, कि बिल्कुल जो मेसोफिल सेल्स की जो सरफेस है यानी जो लीव्स की सरफेस है उससे ज्यादा इवेपोरेशन हो जाती है। In contrast, when the air is calm and still, the movement of water molecules diffusion slows down, resulting in decreased rate of transpiration. वही बात जैसे मैंने कही कि अगर जब एयर बिल्कुल हल्की काम होगी, अभी हवा नहीं चल रही, आप सब कुछ सुकून में है, तो जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन कम हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन रेट भी कम हो जाएगा। ऑलराइट, फिर ह्यूमिडिटी पे आ जाते हैं। ह्यूमिडिटी वाली वही बात है जो मैंने अभी बताई, द एंटायर कि मॉइस्चर कितना होता है हवा में और कितनी वाटर वेपर्स ऑलरेडी एयर में मौजूद हैं, बिकॉज एयर में भी खुद से काफ़ी गैसेस हैं तो साथ में वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। अगर वाटर वेपर्स बढ़ जाएं एयर में तो एयर जो है वो वेट एयर या मॉइस्ट एयर हो जाती है, और अगर मॉइस्ट एयर तो डिफ्यूजन की रेट कम हो जाएगी, बिकॉज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं जा पाएगा आपके वाटर वेपर्स जो प्लांट से। सो ड्राई एयर में लो ह्यूमिडिटी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज मोर रैपिडली, रैपिडली मीन्स बहुत फास्ट मूव कर रहे हो। तो अगर ड्राई एयर होगी, इन ड्राई एयर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव मोर रैपिडली from the surfaces of mesophyll cells, air spaces, and through stomata to the outside of the leaf. This results in more water being lost, which increases the rate of transpiration. Conversely यानी कि opposite, on the opposite hand, अदर उसमें humid air जब होती है यानी कि जब हवा में moisture है, जब हवा में ज़्यादा पानी है, water vapors हैं, the diffusion rate slows down, leading to a significant decrease in the rate of transpiration. यानी water transpiration rate जो है बहुत कम हो जाता है. Similarly, can you predict the effect of other factors like sunlight concentration, carbon dioxide concentration, and availability of soil water? अच्छा, अब हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर आपको क्या लगता है अगर सनलाइट ज्यादा होगी किसी दिन तो क्या होगा, कितना क्या रेट फर्क पड़ेगा ट्रांसपेरेशन के ऊपर? अगर सनलाइट ज्यादा है सो जाहिर है फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा, एंड जरूरी नहीं है टेम्परेचर ज्यादा हो, सर्दियों में भी सनलाइट तेज हो सकती है, लेकिन
सनलाइट अगर ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा होगा, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ज़्यादा बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का क्या ताल्लुक है कि अगर हवा में ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगी तो आपकी जो प्लांट है वो कोशिश करेगा कि अपने प्लांट बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स जो हैं वो बाहर निकालें ताकि एयर में थोड़ी-सी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके। तो उसमें भी ट्रांसपिरेशन लेवल बढ़ जाएगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर ऑन द रेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर कहते हैं कि सॉइल में कितना पानी था। अगर सॉइल में ज़्यादा पानी था, ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब होगा और ज़्यादा पानी ऊपर आएगा तो ज़्यादा पानी ट्रांसपायर होगा। इन सब चीज़ों से ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ ही रहा है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।